Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. NAD टेस्ट राउंड 2 के लिए हम आपको वीडियो और लेक्चर अपलोड कर रहे हैं फिज़िक्स, और आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर नंबर 3 है इमोशन का, और इसमें जो है जो 25 ईयर का कलेक्शन मेरे पास मौजूद है उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. कंपैरेटिवली बहुत आसान सा चैप्टर है. चंद क्वेश्चंस यहाँ पे कर लें तो इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा रहेगा और अच्छे नंबर आप फिज़िक्स में ला सकते हैं. बट स्टार्ट करते हैं. इसमें इलास्टिक कोलिजन, आपके सिलेबस में 2 कोलिजन डिस्कस किए गए हैं. वन ऑफ देम इज़ इलास्टिक कोलिजन, अदर इज़ इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में होता ये है कि कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है. बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. तो आपका जवाब जो है वो इसका बोथ होगा. बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के. इसके अलावा मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व रहेगा, वो इक्वल होगा. सच कोलिजन इज़ नोन एज इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. फिर इसमें एक और सवाल भी हमारे पास मौजूद है इन इलास्टिक कोलिजन का. ये सवाल भी पूछा गया कि एक इन इलास्टिक कोलिजन में होता ये है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ये बराबर होता है, कंजर्व होता है. लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये कंजर्व नहीं होती. इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है. मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज़ इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज़ इज़ इक्वल टू बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन. काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, बल्कि काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी बिफोर कोलिजन के मुकाबले में. वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाएगी, साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी. वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज़ हो जाएगी, हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगी. जैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोलिजन होता है वो इनइलास्टिक होता है. टकराव हुआ तो टकराव होने के बाद मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी धमाका सुनाई देता है, हीट अप जो है वो नज़र आती है. तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. तो आम प्रैक्टिकल लाइफ में जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है. जबकि गैसेस वगैरह में जो पार्टिकल आपस में हिट करते हैं या वॉल्स की दीवारों पर हिट करते हैं या वॉल्स पर हिट करते हैं, तो उनको जो हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आप इसके एप्लीकेशन देखेंगे. अब हमने बात करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन की. तो आप याद रखेंगे आपके पास फार्मूले आपके मौजूद हैं. वी एफ इक्वेशन ऑफ मोशन, वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएंगी. एस इक्वल टू वी आई टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है. और ये फार्मूले हैं 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर वी माइनस वी आई स्क्वायर. जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उस वक्त, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन में जो है वो चेंजेस ना आ रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब किसी पार्टिकल को आपने हाइट से गिराया तो हर वक्त हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड की इजाफ़ा होता रहेगा. हर सेकंड के बाद 9.8 का इजाफ़ा होता रहेगा. तो इस ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, जहां आफ्टर एवरी सेकंड वेलोसिटी का इंक्रीज़ कांस्टेंट हो. ठीक है बेटा. अब आइए, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली बॉडी फ्रॉम द टॉप इन 2 सेकंड. ये आपके पास टॉप मौजूद है,
डिस्टेंस का मतलब हाइट मालूम करना है मुझे। यहाँ से बॉडी को क्या किया जाता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रीली। फ्रीली का मतलब है उसमें सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है, डैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वो जो है मूव कर रहा है, ठीक है। फॉलिंग, फॉल का मतलब होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। लफ्ज़ फॉल कहा जाए या ड्रॉप किया जाए एक ही बात है। अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अब एस मालूम करना है या हाइट मालूम करनी है, इसके लिए हमारा फार्मूला है VIT प्लस ऑफ हाफ। यहाँ जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ड्यू टू ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेशन G प्लस G यानी और साथ में टी स्क्वायर के बाद हो जाएगा। तो जब कभी मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल मोशन हो, जब कोई मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो वहाँ एक ही जगह जी इस्तेमाल करेंगे। जी की वैल्यू फिक्स है 9.8। और सम टाइम क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वहाँ फॉर सिंप्लीफिकेशन उन जगह पर जहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता, तो वहाँ स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप जी की वैल्यू 10 इस्तेमाल करें। यहाँ देखो बेटा, VI की जगह 0, टाइम है हमारे पास 2 सेकंड, ये हाफ रहेगा। जी की वैल्यू आ गई 9.8, टी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, 1 2 कैंसिल होगा, 1 2 मल्टीप्लाई होगा, 20 के करीब इसका आंसर आएगा 19.6। तो उस डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली बॉडी इन 2 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंका गया, 2 सेकंड में वो ज़मीन पर हिट करेगा और हाइट जो है वो 19.6 मीटर होगी। टू मच, ये बहुत ज़्यादा हाइट है, 19.6 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉल बॉडी फ्रॉम टॉप एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर वेलोसिटी, जब पार्टिकल को फॉल कराया गया, वो ज़मीन पे गिरा, ज़मीन की सरफेस पे मौजूद है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो अंडरस्टूड होगी 0 के बराबर होगी। इसमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए, पर अर्थ सरफेस पर आ गया तो उसकी वेलोसिटी 0। लेकिन अगर कहा जाता वेलोसिटी मालूम करें रीचिंग अर्थ सरफेस, का क्या कहा जाता, रीचिंग अर्थ सरफेस, तब आप फार्मूला अप्लाई करते। या कहा जाता अप्रोचिंग एट अर्थ सरफेस, अप्रोचिंग अर्थ सरफेस, तो वहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करके काम करते। लेकिन एट द अर्थ सरफेस, ज़मीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो वो उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। ये सारे क्वेश्चंस पास ईयर के कलेक्शन हैं। वाटर टैंक आर केप्ट एट हाई एलिवेशन, हमने घरों में वाटर टैंक हमने लगाया, अब वो हाई एलिवेशन ऊंचे मुकाम पर रखा गया। क्यों? ताकि हम उस वाटर ऊंचे मुकाम पर रखने की वजह से उसमें क्या जनरेट कर सकें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो है वो उसके अंदर जो है स्टोर कर सकें। फिर टैप वाटर खोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी जो है वो नलों से बाहर आ जाएगा। तो वाटर टैंक को रखा जाता है हमेशा एट द हाई प्लेस, सो डैट टू गेट द एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये सवालात प्रैक्टिकल बुक में मौजूद, बुक में कम हैं, फिज़िक्स की बुक में, लेकिन ई कैट में और जगह पर एमटी कैट में भी काफ़ी सवालात आए हैं। ग्राफ का इस्तेमाल फिज़िक्स में भी, ग्राफ का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में भी होता रहा है। और सीधा सा आपने पढ़ा एक टॉपिक सेकेंड ईयर मैथ्स में कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मालूम करते हैं। यहाँ V है, T है, तो V क्रॉस T ये एरिया अंडर द कर्व है। तो एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ये, तो ये V और T के दरमियान ये एरिया निकल आएगा। वेलोसिटी और टाइम को मिलाया जाए तो ये फार्मूला हमारे पास है S = V × T। तो उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनता है उसमें अगर एरिया निकाला जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा।
सीधी सी बात है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया जाए, उसका प्रोडक्ट वेलोसिटी टाइम का प्रोडक्ट एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। वेलोसिटी टाइम फिज़िकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया जो है वो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्टेंस मालूम करना है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस एल्टीट्यूड। तो देखो बेटा यहाँ पर डिसाइड हो गया, ये एस डिस्टेंस को बयान करेगा। बेस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है जो कि 5 के बराबर दी हुई है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये वाली हाइट 10 के बराबर है। तो 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब ये भी वेलोसिटी टाइम का हमारे पास जो है वो डेटा ग्राफ दिया हुआ है। ये वेलोसिटी है, कुछ टाइम गुजरा तो वेलोसिटी ये आ गई, थोड़ा टाइम गुजरा तो वेलोसिटी वही वेलोसिटी आ गई, थोड़ा टाइम और पास हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही रही, थोड़ा टाइम और पास हुआ, मूविंग वेलोसिटी वही रही। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक मरतबा जो वेलोसिटी दे दी उसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, चांद मूव कर रहा है ज़मीन के अक्रॉस कांस्टेंट वेलोसिटी से। हमारे घरों में वॉल क्लॉक मौजूद है, तो वो भी जो है उसके हैंड्स मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ से स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है इसमें एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर होगा। सही, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। आगे देखें, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स अप्लाई हो बहुत कम टाइम के लिए तो उसको हम फिज़िक्स में नाम देते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स बराबर है फोर्स टाइम न्यूटन सेकंड, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाता है। और उस इम्पल्स की यूनिट जो है न्यूटन इनटू सेकंड हो जाएगी। ये आप ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये अच्छा सवाल पूछा गया पेपर में। पार्टिकल मास 0.5 ग्राम है, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लोकेटेड इस डिस्टेंस x2 के बराबर है इट्स वेलोसिटी। ये तवज्जो है, यहाँ पर 2 पॉइंट की बात की जा रही है, एक्स एक्सिस की बात की जा रही है। एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट बी ले लें। इस पॉइंट पर पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 15 मीटर का डिस्टेंस किसी ओरिजिन पॉइंट से डिस्कस किया हुआ है। ओरिजिन पॉइंट से हमने इसका जो है वो इसको हमने जो है मीन पोजीशन माना, उससे 15 मीटर के फासले पर है। और यहाँ पार्टिकल पहुँचा है, यहाँ हमने पार्टिकल को देखा, इनिशियली तौर पर वो यहाँ पार्टिकल 5 सेकंड में पहुँचा है। पार्टिकल मूव कर रहा है, फिर वो T2 हमने उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कहाँ नई पोजीशन पे पहुँच गया। इस वक्त ये डिस्टेंस 15 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है 5 सेकंड में। अब नई पोजीशन में पहुंचता है, ओरिजिन से फ़र्ज़ करें उसका डिस्टेंस जो है वो 33 मीटर है। और अब जो टाइम लिया है उसने, इस वक्त हमने स्टॉप वॉच में देखा तो वो 13 सेकंड के बराबर टाइम पास हो गया। इनिशियली पॉइंट ए पर हमने पार्टिकल को देखा मूव करते हुए, उसने ऑलरेडी 15 मीटर का डिस्टेंस किसी रेफरेंस पॉइंट से हासिल कर लिया और टाइम लिया 5 सेकंड। फिर वो मूव करता रहा, एक पॉइंट बी पर हमने उसको चेक किया, उसने डिस्टेंस कवर किया है 33 मीटर का और स्टॉप वॉच शो कर रहा है 13 सेकंड। तो उसने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। ये जो है कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनली 33 मीटर पे खड़ा हुआ है, इनिशियली 15 मीटर वो तय कर चुका था। 33 माइनस 15, ये उसने जो है वो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कवर किया और 13 सेकंड पे यहाँ पहुँचा, 5 सेकंड पे यहाँ पहुँचा हुआ था। तो 13 माइनस का 5, ये वेलोसिटी आ जाएगी। 33 माइनस 15 ये आएगा 18, सॉरी, तो ये 13 माइनस 15 और ये 15 माइनस 5, तो ये 8 हो जाएगा।
और हमारे पास इसका जवाब जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिए कैलकुलेटर में तो 2.25 मीटर पर सेकंड इसका जवाब आ जाएगा। ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 मरतबा रिपीट हुआ। अब कहा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ डबल। वेलोसिटी को अगर दुगना कर दिया जाए यानी और बताइए काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम में फ़र्क होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² है। मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास है p। mv लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है हाफ m। वेलोसिटी ट्वाइस कर दी गई, ये 4 बाहर आ जाएगा, हाफ mv² आ जाएगा। यहाँ मोमेंटम का फार्मूला मास, वेलोसिटी की जगह 2v रिप्लेस कर दें, बटा 2 बाहर आ जाएगा, mv हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में 4 टाइम फ़र्क पड़ गया, मोमेंटम में 2 टाइम्स फ़र्क पड़ गया। तो 4 टाइम्स और 2 टाइम्स वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में 4 टाइम्स का फ़र्क पड़ जाएगा एंड लीनियर मोमेंटम में जो है वो ट्वाइस का फ़र्क आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg इज़ मूविंग विद वेलोसिटी गिवन बाय दिस देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये अच्छा सवाल है। मास काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² के बराबर है। मास तो हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है ij के फॉर्म में 4i प्लस ऑफ 3j। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर 16, 9 आ जाएगा, 25 का मतलब 5 पढ़ा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे हाफ, मास की जगह हमें रिप्लेस करना है 50, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये भी 25, 625। एनर्जी की यूनिट आपको याद होनी चाहिए, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो 625 बी द आंसर। ठीक, तो कंपैरेटिवली आपको क्वेश्चंस आसान नज़र आएंगे। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ग्राउंड पे आप मौजूद हैं, एक बॉल आपके हाथ में है, इस बॉल को आपने जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है। तो आपने जो है इसे कुछ वेलोसिटी देनी होगी। कितनी वेलोसिटी दी गई? 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी दी गई। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा। 1 सेकंड के बाद, टाइम 1 सेकंड गुज़रा, अगले ही सेकंड आपको बताना है कि ये इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम काम करते हैं। तो vi हमारे पास मौजूद है 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलो का मतलब 1000 आ जाएगा, आवर का मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर आप 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 6 6 36 कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है vf = vi प्लस at। a का मतलब gt आ जाएगा। पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा हो तो g की वैल्यू माइनस का 9.8 होती है। वेलोसिटी कम हो रही है तो माइनस के साथ लेंगे। vi हमारे पास आ गई 100 प्लस g की जगह लिखेंगे माइनस 9.8। टाइम कह रहा है 1 सेकंड, तो इस 100 में 9.8 निकाल देंगे, 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे, ये 10 पढ़ा जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में 9.8 निकाल देंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड इसका ये जवाब आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो है 0.2 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल रुकेगा नहीं, थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है बात ये, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। ये बहुत पुरानी बात है, छोटी क्लासेस में हमसे पूछा जाता कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, एक कैलकुलेटर आपके पास है, इस कैलकुलेटर का कुछ ना कुछ वेट होगा, इसको 200 ग्राम के बराबर फ़र्ज़ करें, इसको ऊपर उठाने के लिए जो है कितना फ़ोर्स लगानी होगी। तो इसको ऊपर उठाने के लिए जितना इसका वज़न होगा
जितना इसका वेट होगा कम से कम उतनी फोर्स हमें लगानी होगी, तब ये ऊपर की तरफ आएगा। तो यही सवाल है, हेलीकॉप्टर का वेट कितना है? 3920 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो ये हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका वेट कितना है? 3920। तो कम से कम आपने एटलीस्ट फोर्स जो है वो कितनी लगानी होगी इसको उठाने के लिए? 3920 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी होगी, तभी ये ऊपर की तरफ जो है मूव कर जाएगा। यहाँ सवाल पूछा गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज़ फॉलिंग फ्रीली। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, फ्रीली का मतलब होगा VI उसकी जगह 0 लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। कुछ देर बाद ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा। कितना सेकंड लेता है? 5 सेकंड के बाद ये ग्राउंड को हिट कर जाता है। 5 सेकंड का मतलब इसने बहुत ज़्यादा हाइट कवर की होगी। S आपको मालूम करना है डिस्टेंस। S का फार्मूला हमारे पास है VIT प्लस ऑफ हाफ, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो GT² आ जाएगा। S का मतलब हाइट, जस्ट ड्रॉप किया गया है तो VI पूरा 0 हो जाएगा। हाफ G की जगह लिखेंगे 9.8। पार्टिकल नीचे आ रहा है, हल हमें इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और प्लस होगा ये। T का मतलब होगा कितना सेकंड? 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर, और इसका जवाब आ जाएगा 122.5 मीटर। ये हाइट टू मच है। सी ना, एक जो टावर लगता है मोबाइल टावर, उससे भी कई टाइम्स ज़्यादा इसकी हाइट होगी। तो ये हाइट जो है वो 5 सेकंड में इतनी हाइट कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें आपसे कहा जा रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट हम किसी सरफेस के साथ मूव कराते हैं तो इसकी मूवमेंट में मूव कराया जाता है, तो इसकी मूवमेंट के अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, सही, जो उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस वक्त जो फोर्स अप्लाई होती है, उस लिमिटिंग फोर्स को जब तक वो जस्ट मूव करने वाला होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब ये मूव करता है तो तब भी उसमें फ्रिक्शन अप्लाई होती है, उसे काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में। आपको ओवरकम करना होता है स्टैटिक फ्रिक्शन को, तब वो जो है वो पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपने काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ ध्यान देना होता है। अब कहा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है फौरी वेलोसिटी कहते हैं। ये डेरिवेटिव की शक्ल में हासिल होता है dV/dt, या इसे हम नाम देते हैं लिमिट डेल्टा V/ΔT, और टाइम का इम्पैक्ट बहुत ही कम रखा जाता है, यानी फौरी वेलोसिटी का नाम देते हैं। एक एवरेज वेलोसिटी है जहाँ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। ये आपने बात याद रखनी है। किसी ऑब्जेक्ट को पहाड़ से, किसी बिल्डिंग से गिराया जाता है, उस वक्त जो उसमें एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो किसी भी लम्हे आप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, उसी लम्हे उस वक्त जो वेलोसिटी हासिल होगी और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल हुआ करती है। अब यहाँ पे कहा स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इट टेक्स 8 सेकंड टू हिट द ग्राउंड हाइट ऑफ द टावर। ये हम कई मरतबा करा चुके हैं सवाल, उसी तरह से आप जो है इसे अटैम्प्ट कर लीजिएगा। बॉल को थ्रो किया गया 98 मीटर पर सेकंड से। थ्रो करने का मतलब है ज़मीन पर आप मौजूद हैं, इसको आप एनर्जी दे रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। हाउ हाई, कितनी हाइट पे वो जाएगा। बच्चे आपस में हाई खेलते हैं गेम वगैरह बॉल को लेकर, तो वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे S=, इसमें आप हाइट मालूम करनी है प्लस हाफ एक्सेलरेशन है GT²। H हाइट आपको मालूम करनी है,
VI 98 है। टाइम कितना ले रहा है वो? अच्छा, इसमें सवाल टाइम का तस्करा नहीं है। जब टाइम का तस्करा ना हो तो आपके पास ये वाला फार्मूला मौजूद है, 2AS VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल ऊपर की तरफ है, -9.8 डिस्टेंस मालूम करना है। और फाइनल वेलोसिटी जब पार्टिकल ऊपर जाएगा उस वक्त तक ऊपर जाएगा जब तक उसमें एनर्जी मौजूद है, जब तक उसमें वेलोसिटी मौजूद है। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, वेलोसिटी हल में कम होती जाएगी, बिलाखिर फाइनल में जाकर वो रुक जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 98 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 490 मीटर आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, 490 जो है वो इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर होगा। आए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। बेटा ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिएगा। बॉल इज़ जस्ट ड्रॉप, वो ड्रॉप वाला फार्मूला है, उसके तहत कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, उसके लिए काम कर सकते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जी लेंगे और वो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट, ये आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम में अगर कोई आपके पास एक सवाल हमने अभी कराया था, वेलोसिटी और टाइम में जो एरिया है, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम के दरमियान जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इफ़ अ लाइट ऑब्जेक्ट, एक बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट है, कोलाइड विद अ मैसिव, मूव कर रहा है और मूव करते हुए एक मैसिव बॉडी विच इज़ एट रेस्ट, एक बहुत बड़े बॉडी के साथ हिट करता है, कोलाइड करता है। ये इसकी वेलोसिटी है VI इज़ इक्वल टू U। अब ये कोलिजन होता है इन दोनों में। कोलिजन होने के बाद क्या होगा? ये पार्टिकल इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि ये जो है पार्टिकल टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से शर्मिंदा होता हुआ वापस लौट आएगा। ये इसका तरीका है ना। रेस वाला रेस में रहेगा, रेस वाला रेस में रहेगा, जबकि लाइट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा विद सेम वेलोसिटी के साथ, बट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। बेटा इसके और केसेस हैं, उन केसेस को स्टडी कर लीजिएगा, मे बी उनमें से कोई पार्ट पूछा जा सके। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन ऑफ बॉडी रिलीज फ्रॉम द क्लिफ इफ़ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। वही है, किसी पहाड़ी से पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है VI 0 और वो 490 मीटर उसका डिस्टेंस है। तो बताना ये है, टाइम मालूम करना है आपको इस मरतबा। टाइम के लिए आप क्या करेंगे? S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये टाइम का फार्मूला है। क्या रिलीज़ फ्रॉम द T स्क्वायर का फार्मूला है। S का मतलब 490 हो जाएगा और VI हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 और ये T का स्क्वायर। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले तो T स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे, तो आपको T की वैल्यू हासिल हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। ये टॉपिक भी है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली, वन बॉडी मूव्स वर्टिकली। सही, और तो उस सूरत में जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली तौर पे मूव कर रहा हो। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली तौर पर मूव कर रहा हो, तो उस वक्त
व्हेन टू ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद एन इनएक्सटेबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये हमारे पास मौजूद है, इसमें टेंशन क्रिएट होगी डेफिनेटली, पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वन बॉडी मूव्स वर्टिकली, देन टेंशन जो है उसका फार्मूला ये नहीं होगा, टेंशन का फार्मूला हमारे पास m1 प्लस m2 के साथ हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट m1 है, ये ऑब्जेक्ट m2 है, तो इसका फार्मूला हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फार्मूला है ये बोथ हैंग वर्टिकली के लिए है, बोथ हैंग वर्टिकली के लिए टेंशन दुरुस्त है ये फार्मूला, और अगर एक बॉडी हो तो ये वाला फार्मूला जो है हमारे पास हो जाएगा m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g के बराबर। लेकिन अगर दोनों वर्टिकली तौर पर हों तो उस सूरत में फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आइए यहाँ पे अब्बास ऑफ वेट 30,000 इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर एक्सेलरेशन, लफ्ज़ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने का नाम एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा 0 के बराबर हो जाएगी। ये स्टोक थ्योरम अप्लाई किया जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ख़ास तौर पर स्फीयर मूव कर रहा हो, विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहा हो, एक ऐसे फ्लूइड में मूव कर रहा हो जो मोशन में अपोज करे। पानी विस्कस में विस्कोसिटी बहुत कम होती है, शहद है, मोम है, कोई और ऑयल है, उसमें जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो विस्कस मटेरियल है, वो ज़्यादा रेजिस्ट पैदा करता है उस मटेरियल के अगेंस्ट जो मूव कर रहा है। उस पर विस्कस मटेरियल मोशन के दौरान जितनी फोर्स अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट पर, ये मटेरियल भरा हुआ है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मटेरियल लिक्विड जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे विस्कस फोर्स का नाम देंगे। उसका फार्मूला स्टोक ने कैलकुलेट किया 6 पाई ईटा r इंटू वी के साथ किया। इस फार्मूले में मास का तस्करा नहीं है, तो स्टोक लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन मास कि आपने किस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ड्रॉप किया, छोटा मास हो, बड़ा मास हो, हैवी पार्टिकल हो या लाइट पार्टिकल हो, लगने वाली फोर्स सेम होती है। लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर विस्कस मीडियम, वो मीडियम जो रेजिस्टेंस रखता हो फ्लो में उसको विस्कस। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड लिक्विड टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का नाम देते हैं, उस मटेरियल को विस्कस मटेरियल का नाम देते हैं। वो कितनी फोर्स अप्लाई करता है F = 6 पाई ईटा आर वी के साथ, मास पर डिपेंड नहीं करता। इस फार्मूले को नाम दिया जाता है स्टोक थ्योरम का नाम दिया जाता है। अब आइए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वैसे तो फोर्स का फार्मूला है F = ma, लेकिन एक और फार्मूला है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम भी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी फोर्स को इंडिकेट कर रहा होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो मोमेंटम को चेंज करता है। ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यह हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। यह एक फ़र्ज़ करें जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है और यूनिफॉर्मली तौर पर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये ग्रेडियंट कहलाएगा। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। या ग्रेडियंट का मतलब, आप चूँकि मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी जो है वो ग्रेडियंट है
स्लोप है, और स्लोप का मतलब जो है वो dv अपॉन dt फिज़िकली तौर पर कहा जाए तो एक्सेलरेशन है, मैथमेटिक कहा जाए तो ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में ग्रेडियंट दरअसल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ हो तो वो ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और उसमें जो मोशन होगी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और अगर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो फ्रिक्शन उसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो ma, इसका फार्मूला है mg sin थीटा माइनस f फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, थीटा उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन ऑन फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन मौजूद ना हो, फ्रिक्शन ज़ीरो हो, तो ma बराबर mg sin थीटा, m से m कैंसिल, a बराबर हो जाएगा g sin थीटा। ये सवाल पूछा गया पेपर में, इसके बराबर है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड आ फ्रिक्शनलेस प्लेन, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन दिया हुआ है, प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री। फ्रिक्शनलेस का फार्मूला है a इक्वल टू जी साइन 30, a की जगह 9.8 लिख लें हम, मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, साइन 30 0.5 के बराबर आ जाएगा, 0.5 1/2, 1/2 को आप 9.8 उसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9.8 डिवाइडेड बाई 2, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास मूविंग फ्रीली। अब बताइए फोर्स 1 kg मास पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो जितना उसका वेट होगा, वेट का मतलब mg, m का मतलब 1, 9.8, तो उस पर कितनी वेट लग रही होगी, 9.8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही होगी। एक ऑब्जेक्ट पर मास 1 kg है तो उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होगी, और ये हमने इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा ये कलेक्शन कराया गया पास्ट 25 ईयर्स का, कंपैरेटिवली आसान कलेक्शन है, इसकी प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट से आगाह करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।